कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। मैथिली को अपना ही नाम उसके मुंह से सुनकर एक झटका लगा। कबीर उसके एक्सप्रेशन देख रहा था। क्या बात है, आप नहीं है मैथिली? सॉरी, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे पता है कहाँ है मैथिली, आपको जल्द ही उससे मिलवाऊंगा। मैथिली बोली, बकवास बंद करो। तब तक कबीर अपने घर के सामने गाड़ी रोकता है और बाहर निकलता है। मैथिली भी बाहर निकलती है और बिना कुछ देखे एक घुसा कबीर के मुंह पर मारती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? सारे गार्ड उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन कबीर सबको इशारे से रोक देता है। सब उन्हें ही देख रहे थे। उनके बॉस को एक लड़की ने मार दिया और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या बात है? लेकिन ये लड़की भी तो कोई मामूली लड़की नहीं लग रही है। कबीर बोला, और मारना है मार लो, तुम बचपन से ही मुझे ऐसे ही मारती थी, गलती भी तुम्हारी और मार भी मैं ही खाता था। मैथिली बोली, सपने देखने का शौक है तुम्हें, अच्छी बात है, और गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। लेकिन कबीर उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे पता था यकीन नहीं करोगी, इसलिए इतना लंबा इंतज़ार किया, नहीं तो जिस दिन इंटरव्यू दे रही थी ना उसी दिन उठा लाता और मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अब तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मेरे पास कुछ है, लेकिन उसके पहले असली चेहरा तो दिखाओ। और उसके चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका मास्क उतार देता है। मैथिली को समझ ही नहीं आता उसके बारे में इतना कैसे जानता है, और ये भी पता है कि मैंने मास्क लगाया है। आखिर ये है कौन? मास्क इतना पतला था कि आसानी से किसी को समझ नहीं आए, फिर इसे कैसे पता चला? कबीर बोला, क्या सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? चलो बता देता हूँ। तुम्हारी आंखें कभी अपनी आंखें देखी हो? इनकी पुतलियाँ गोल नहीं हैं, जो शायद मेरे अलावा तुम्हारे घर वालों को ही पता होगा। मैथिली उसे ही देख रही थी। कबीर बोला, अभी समझ नहीं आया ना? मुझे पता था, मनु चाहे छोटी हो या बड़ी, मुझे उसे हमेशा से सब एक्सप्लेन करना पड़ा है। तुम मैथिली हो इसका पता मुझे तुम्हारा इंटरव्यू देखकर ही चल गया था, लेकिन मैं माँ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा था और कल डॉक्टर ने बोल दिया वो पूरी तरह से ठीक हैं, तो बस तुम्हें उठाना था। जिसके लिए तुम्हारे बॉडीगार्ड, क्या नाम है उसका, वीर, उसे उलझाना था, जो मैंने बहुत अच्छे से किया और वो उलझ गया और मैं तुम तक पहुंच गया। अब चलो, माँ वेट कर रही हैं। मैथिली बोली, कौन माँ? और मैं तुम्हें नहीं जानती तो तुम्हारी माँ से क्यों मिलूँ? कबीर बोला, वो तो अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। मैथिली बोली, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं तुम्हारे पर भरोसा नहीं कर सकती। कबीर उसके जिद के आगे थक गया तो जल्दी से उसे कंधे पर उठा लिया। मैथिली बोली, छोड़ो मुझे, वीर को पता चला तो जान ले लेगा, और उसके कंधे पर लगातार मारे जा रही थी। आज मैथिली की सारी स्किल कबीर के सामने जैसे कुछ था ही नहीं। कबीर उसे सीधा अंदर लेकर चला गया। सब उसे ऐसे किसी को लेकर जाते पहली बार देख रहे थे। हाल में स्वर्णा नौकरों से काम करवा रही थी। कबीर को इतनी जल्दी यहाँ? और ये लड़की कौन है जिसे उसने उठाया है? स्वर्णा बोली, कबीर उतारो उसे, ऐसे क्यों उठाए हो? कबीर बोला, क्योंकि ये मान नहीं रही थी आपके पास आने के लिए। मैथिली बोली, उतारो नहीं तो सर फोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। कबीर उसे स्वर्णा के सामने उतार देता है। स्वर्णा उसे देखती है तो जल्दी से उसके पास आती है और उसके गाल पर हाथ रखकर बोलती है, मैथिली। और जैसे ही मैथिली उनका हाथ अपने चेहरे पर महसूस करती है तुरंत बेहोश हो जाती है। उससे पहले गिरती कबीर उसे पकड़ लेता है। कबीर मैथिली को लेकर बेडरूम में जाता है। डॉक्टर अभी उसके घर पर ही मौजूद थे स्वर्णा की देखभाल के लिए। कबीर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेक करते हैं। कबीर बोला, डॉक्टर क्या हुआ है? डॉक्टर बोले, कुछ नहीं, बस शॉक लगा है जिससे बेहोश हो गई हैं। अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। कबीर वहीं सोफे पर बैठ जाता है। स्वर्णा भी उसके पास बैठ जाती है। अब दोनों मैथिली के होश में आने का इंतज़ार करने लगते हैं। लगभग 1 घंटे बाद मैथिली को होश आता है तो उठकर बैठ जाती है। सामने स्वर्णा और कबीर को देखती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सामने स्वर्णा बैठी है, उसके मम्मी की बेस्ट फ्रेंड, जिसे उन लोगों ने सालों पहले मरा हुआ मान लिया था। स्वर्णा उसकी हालत देखकर उसके पास आती है। स्वर्णा बोली, क्या हुआ बच्चा, नहीं पहचाना मुझे? मैथिली बोली, आपका तो एक्सीडेंट हो गया था, तो आप यहाँ कैसे, वो भी इतने सालों बाद? क्या इसने आपको भी किडनैप करके रखा है? कबीर उसे घूर रहा था और स्वर्णा उसके ऐसे बोलने पर कबीर को देखती है, जो मैथिली को अजीब से घूर रहा था। स्वर्णा बोली, बिल्कुल बेटा, इसने मुझे भी किडनैप करके रखा है। कबीर उनके ऐसे बोलने से उनकी तरफ आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगता है। उसकी माँ ये क्या बोल रही है, क्या वो उसे भी भूल गई? मैथिली बोली, आंटी
आप कैसे बच गए? पापा, दादू, मम्मा सब ने आपको कितना ढूंढा लेकिन आप लोगों का कुछ पता नहीं चला। और अंकल, अंकल कहाँ हैं? और चीकू वो कहाँ है? और ये आपको किडनैप करके क्यों रखा है? कबीर चीकू सुनकर स्माइल करने लगता है। कम से कम मैथिली उसे भूली तो नहीं है। स्वर्णा को उसके सवाल सुनकर उस दिन की याद आ जाती है जब सम्राट और वो चीकू के साथ आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ था। कितने साल तो उन्हें होश ही नहीं रहा और जब होश आया भी तो महेंद्र प्रताप के कैद में थी और सम्राट को उस एक्सीडेंट में वो खो चुकी थी। अब बस एक ही उम्मीद थी और वो था कबीर, जिसके लिए उन्हें जीना था और महेंद्र प्रताप के कैद से निकलना था। और उस कैद से निकलने में आज इतना समय लग गया और पूरी तरह ठीक होने में आज तक का वक्त लग गया। मैथिली बोली, आंटी बोलिए ना, आप यहाँ कैसे? और चीकू और अंकल कहाँ हैं? स्वर्णा बोली, बेटा वो बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। और तुम्हारे अंकल मुझे यहाँ तुम लोगों के पास छोड़कर भगवान के पास चले गए। बोलते बोलते उनकी आंखें भर आई। मैथिली बोली, आंटी क्या चीकू भी? स्वर्णा बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारा चीकू तो तुम्हें पहचान गया है, अब तुम भी पहचान जाओ उसे। तब तक मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। मैथिली बोली, नहीं आप कहीं मत जाइए, चीकू कहाँ है और मैं कैसे पहचानूंगी उसे? और ये यहाँ क्या कर रहा है? स्वर्णा बोली, अब ये बात तो तुम्हें यही बताएगा कि तुम्हारा चीकू कहाँ है, तुम पूछो इससे, मैं अभी आ रही हूँ बोलकर बाहर चली जाती हैं। मैथिली अब उसे घूर रही थी। कबीर को उसके ऐसे बच्चों जैसे बिहेवियर पर हंसी आ रही थी। जब उसे कंट्रोल नहीं हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा। जितने भी नौकर थे पहली बार कबीर को हंसते हुए देख रहे थे। सबको आज आश्चर्य हो रहा था। आज उनके घर में पहली बार कोई लड़की आई और उनके पास इस तरह से हंस रहे थे। मैथिली बेड से उठकर उसके पास आती है और उसका कॉलर पकड़कर बोलती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जल्दी बताओ चीकू कहाँ है, तुमने उसे कहाँ रखा है? मैथिली के इतने पास होने से कबीर की तो सांसें ही रुक चुकी थी और उसके ऐसे बोलने से बची खुशी खसर भी अब खत्म हो रही थी। अब वो जल्दी से उसे गले लगा लेता है। मैथिली को समझ ही नहीं आ रहा था स्वर्णा उसे इसके साथ क्यों छोड़कर गई है और उनको देखकर भी नहीं लग रहा कि वो किडनैप है। और ये कौन है जो उसे जवाब देने के बजाय ऐसे ट्रीट कर रहा है? मैथिली निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। मैथिली बोली, मुझे छोड़ा नहीं तो? ठीक है, छोड़ दे रहा हूँ। और उसे छोड़ दिया। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, जवाब दो। कबीर बोला, यार तुम्हें अभी भी जवाब चाहिए? मैथिली कंफ्यूज्ड सी अभी भी उसे देख रही थी। तब तक स्वर्णा जूस लेकर आती है। स्वर्णा बोली, क्या हुआ, अभी भी जवाब नहीं दिया इसने? मैथिली ना में सिर हिला देती है तो स्वर्णा बोली, रुक जाओ, मैं अभी पूछती हूँ इससे। और कबीर का कान पकड़कर बोलती है, चलो बताओ अब कहाँ है चीकू, कब से बच्ची को परेशान करके रखा है? कबीर बोला, माँ मेरा कान छोड़िए, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? मैथिली कबीर के मुंह से माँ सुनकर कभी कबीर को देखती है तो कभी स्वर्णा को। तो स्वर्णा ने उसे देख हाँ में सिर हिला दिया और बैठ गई। मैथिली कबीर के पास जाकर बोलती है, तुम चीकू हो? मुझे लगा था तुम्हारी आंखें मुझे चीकू की तरह ही लगी थी। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे और इतना परेशान किया और अब उसे मारने लगती है। कबीर बोला, माँ देखिए ना इसे, अभी तो मान ही नहीं रही थी और अब बाहर भी मुझे मारा, वो भी सबके सामने, और अब फिर मार रही है। मैथिली बोली, तुमने मुझे इतना परेशान किया है, ये सब उसका बदला है। कबीर बच रहा था और मैथिली उसे मार रही थी। स्वर्णा बोली, बस बस अब आ जाओ, तुम दोनों अब जिंदगी भर ऐसे ही लड़ना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी। मैथिली उनकी बात सुनकर रुक जाती है। स्वर्णा मैथिली का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेती है। मैथिली, अब तुम यहीं रहोगी हमारे साथ, ठीक है? अब और मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकती, उसके बाद तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। मैथिली बोली, आंटी अभी नहीं, अभी तो दादू, रुद्र और एलिना भी ठीक नहीं हुए हैं और बिना उनके मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। स्वर्णा बोली, क्या बाबूजी जिंदा हैं और रुद्र एलिना भी? लेकिन कहाँ है वो और तुमने पहले क्यों नहीं बताया? कबीर बोला, हाँ मनु बोलो, कहाँ है सब लोग और ये बातें किसको पता है? मैथिली बोली, मैंने उन्हें शिवम के साथ रखा है न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल में। अब वो ठीक है और डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन में वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कबीर बोला, और किसको पता है उन लोगों के बारे में? मैथिली बोली, वीर को। स्वर्णा बोली, ये वीर कौन है? मैथिली उनके ऐसे बोलने से उन्हें देखने लगती है। आप वीर को नहीं जानती? आपको तो पापा के सभी दोस्तों के बारे में पता होगा, तो आप वीर को कैसे नहीं जानती हैं? वीर जैसलमेर के पापा के दोस्त का बेटा है। स्वर्णा बोली, जैसलमेर में? नहीं बेटा, जहाँ तक मुझे पता है राजवीर का वहाँ कोई दोस्त नहीं था। तो ये कौन है? कबीर, पता करो कौन है ये।
जो अपने आप को राजवीर के दोस्त का बेटा बोल रहा है, और बाबूजी, रुद्र और एलिना को आज ही यहाँ लाने की तैयारी करो। कबीर बोला, माँ मैं अभी सब करता हूँ। मैथिली बोली, लेकिन वीर मुझे ढूंढ रहा होगा। स्वर्णा बोली, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैं तुम्हें नहीं खोज सकती, तुम सब कबीर पर छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा। मैथिली बोली, लेकिन वीर ने तो कहा था कबीर महेंद्र प्रताप का बेटा है, तो क्या उसने झूठ बोला था मुझसे? कबीर बोला, क्या उसने तुमसे बोला मैं महेंद्र प्रताप का? अब बताता हूँ मैं इसको, कबीर सिंह शेखावत कौन है। स्वर्णा बोली, कबीर किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं सबको सही सलामत चाहती हूँ। कबीर बोला, माँ अब किसी को कुछ नहीं होगा। मैथिली हॉस्पिटल का एड्रेस दो और शिवम से बात करो। मैथिली उसे हॉस्पिटल का एड्रेस दे देती है और शिवम से बात करके सबको यहाँ कबीर के साथ लाने की तैयारी करने को कहती है। शिवम बोला, यस मैम बोलकर फ़ोन रख देता है। कबीर भी अब फ़ोन मिलाते हुए बाहर निकल जाता है। कबीर बाहर निकलकर शैडो को कॉल करता है कि वो वीर के बारे में सब कुछ जल्दी से जल्द पता करे, उसे बताए, और वो फ़ोन रख देता है और सोचते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई उससे? उसने तो सिर्फ उसे एक बॉडीगार्ड समझा था, जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब जल्द से जल्द सब कुछ क्लियर करना होगा, नहीं तो एक छोटी सी भी गलती उसके ऊपर बड़ी मुसीबत ला सकती है। इधर वीर बड़े से होटल के कमरे में बैठा था और उसके सामने कुछ लोग थे और बीच में महेंद्र प्रताप बैठा था। महेंद्र बोला, तुम पर मैथिली को शक तो नहीं है ना? नहीं तो 2 साल का किया हुआ सब मिट्टी में मिल जाएगा। 2 साल की तुम्हारी सारी कुर्बानी जो तुमने उसको पाने में लगाया है, सब खत्म हो जाएगा। वीर वहाँ का पेपर वेट उठाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा, वो मेरी बनेगी सिर्फ और सिर्फ वीर प्रताप सिंह की। उसके लिए मैं कोई दूसरा रास्ता छोड़ूंगा ही नहीं। लास्ट तक उसे मेरे पास ही आना होगा और वो मेरे इन्हीं कंधों पर ही सर रख कर रोएगी, तब जाकर उसे मैं अपना बना लूँगा। आज तक इतना नाटक किया सिर्फ और सिर्फ उसे पाने के लिए। इसके लिए मुझे अपने सबसे खास दोस्त तक को भी उसके सामने करना पड़ा कि मुझ पर भरोसा कर ले, और अब तो वो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। बस कबीर को किसी तरह से अपने रास्ते से हटा दूँ, बस सब कुछ मेरा, और मैथिली राजवीर सिंह ठाकुर भी मेरी होगी। महेंद्र प्रताप बोले, वैसे तुम्हारे अंदर दिमाग मेरे से भी ज़्यादा है, ये तुमने साबित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू, और अब जाओ नहीं तो मुसीबत हो सकती है। वीर बोला, कोई मुसीबत नहीं होगी, बिना मेरे परमिशन के सांसें भी नहीं लेती है वो, तो कोई मुसीबत आएगी ये तो भूल ही जाइए। महेंद्र प्रताप बोला, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, जाओ और अपना टारगेट कंप्लीट करो। जिस दिन तुम उसे मेरे सामने लाओगे मेरी बहू बनाकर, मेरा सारा बदला उस ठाकुर खानदान से पूरा हो जाएगा। वीर बोला, ज़रूर डैड, आपका बदला जल्द ही पूरा होगा। अब मैं चलता हूँ, और उठकर चला जाता है। जैसे ही वीर ऑफिस पहुंचा, मैथिली को वहां न पाकर गुस्से से पूछा, निया कहाँ है, अभी तक ऑफिस क्यों नहीं आई? गार्ड ने बोला, सर हमें लगा कि वो आपके साथ है, इसलिए हम लोगों ने कुछ पता नहीं किया। वीर बोला, जल्दी से पता करो कहाँ है, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द चाहिए। सब जल्दी से बाहर निकल गए और वीर वहीं बैठकर सोचने लगा, मैथिली कहाँ जा सकती है, वो भी उसे बिना बताए। आज 2 सालों में पहली बार मैथिली गायब है, जो उसे ही पता नहीं है। वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ था, क्या करे क्या न करे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इधर कबीर को भी शैडो ने कुछ खास नहीं बताया था वीर के बारे में। ऑफिस में वीर का फ़ोन बजा, वीर ने फ़ोन देखा तो जल्दी से उठा लिया। हाँ बोलो, सब सही है ना? क्या, ऐसे कैसे हो सकता है? मैथिली मुझसे बिना बताए इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है? और अपना फ़ोन पटकता है, फिर जल्दी से कुछ सोचकर रुक जाता है। वीर, मैथिली मैथिली मैथिली, हो कहाँ तुम? और ये फैसला लिया कैसे तुमने, वो भी मुझसे बिना पूछे? ज़रूर कुछ तो छूट रहा है मुझसे, लेकिन क्या? कबीर का घर। स्वर्णा प्यार से मैथिली को खाना खिला रही थी। मैथिली बोली, आंटी मुझे आज फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ 2 साल पहले थी, जहाँ सब कुछ खोने के बाद भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। स्वर्णा बोली, मारूंगी अभी तुझे, और आज के बाद आंटी नहीं माँ कहना, और तुम्हें, और 2 साल पीछे नहीं आगे खड़ी है तू, और आज तेरी माँ तेरे साथ है, और सबसे प्यारा रिश्ता तेरा दोस्त, तेरे होने वाला जीवन साथी तेरे साथ है। कबीर, कबीर तेरे साथ है, और जल्द ही बाबूजी, रुद्र, एलिना भी ठीक हो जाएंगे, फिर हम सब साथ रहेंगे, समझी? मैथिली हाँ में सिर हिलाकर उनके गोद में सर रखकर लेट जाती है। शिवम को अभी भी सबको इंडिया लाने में टाइम था, और कबीर पहले ही उनके सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम कर चुका था। थोड़ी सी भी चूक इस बार वह नहीं चाहता था। वीर भी मैथिली को ढूंढने में पूरी तरह से जुट चुका था। 2 साल का इंतज़ार कोई एक झटके में ख़त्म कर देगा उसने तो सोचा भी नहीं था, जो कि शायद अब हो चुका था।
सीसीटीवी और मैथिली के कार की लोकेशन सब कुछ चेक करने के बाद भी एग्जैक्ट लोकेशन उसे नहीं मिल पा रहा था। अब उसके हाथ से सब कुछ फिसलता नजर आ रहा था कि उसका फ़ोन बज उठा। वीर बोला, हाँ रेबल बोलो, कुछ पता चला, कहाँ है मैथिली? रेबल बोला, सर कबीर के घर पर। कबीर रास्ते से मैम को उठा कर ले गया और इस टाइम भी वह उसी के घर पर है और वहीं दादी एलिना और रुद्र को अपने प्राइवेट जेट से ला रहा है। वीर, हाईजैक कर लो उसके जेट को, मुझे किसी भी कीमत पर सब मेरे पास चाहिए और 1 घंटे में सबके सब मुझे ठाकुर विला में सही सलामत चाहिए, नहीं तो अपनी जान की भीख मांगोगे फिर भी नहीं मिलेगी, बोलकर फ़ोन रख देता है। वीर बोला, जिस बात का मुझे डर था आज वही हुआ, लेकिन कोई बात नहीं कबीर, मैथिली तुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुझे क्या लगता है तू जीत जाएगा? कभी नहीं। मैंने तेरे खिलाफ इतना जहर भरा है कि तू उसे कभी ख़त्म नहीं कर पाएगा और फिर वो मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ वीर की। आ रहा हूँ मैं तेरे पास उसे लेने, देखता हूँ कैसे रोकता है तू मुझे। वीर कबीर के घर के लिए निकल चुका था। उसे लगा था कि मैथिली के होते कबीर उसका कुछ नहीं कर सकता। कुछ देर के बाद वो कबीर के घर के सामने था, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो लोग वीर को अंदर जाने भी दे सकते हैं। वीर आगे बढ़ा तो गार्ड ने रोक लिया। वीर बोला, मुझे पता है तुम्हारे बॉस ने मैथिली को लाकर यहीं रखा है, इसलिए मुझे उससे मिलना है, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। गार्ड ने कबीर को फ़ोन मिलाया और वीर के आने की बात बता दिया। कबीर बोला, पकड़ लो उसको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। वीर बोला, अभी कुछ और बोलता कबीर बोला, पकड़ लो उसको, मैं अभी कुछ देर में आता हूँ। वीर अभी कुछ और बोलता कि उसके पहले ही जल्दी से उसके सर पर गन रखकर गार्ड ने पकड़ लिया। वीर के सर पर गन देख वीर के गार्ड भी सामने गन लेकर खड़े हो गए। वीर बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ मैं अकेले आया हूँ? और अपने बॉस को बोलो, अगर मैथिली को पता चल गया तो क्या हाल करेगी उसका। और मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ये गन नीचे करो और मुझे अंदर जाने दो। मुझे मैथिली से मिलना है जिसे तुम्हारे बॉस ने कैद करके रखा है। तब तक पीछे से एक तेज गुर्राते हुए आवाज़ आई, उसके बारे में तुम मत सोचो, उसके लिए मैं जिंदा हूँ अभी। और दूसरी बात, कबीर के सामने आकर तो तुमने अपनी मौत को दावत दिया है और तुम्हारा मैं क्या बिगाड़ सकता हूँ और क्या नहीं, जल्द ही पता चल जाएगा। वीर ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें और चेहरा पहचान गया और बोला, तुम तो वही हो ना जो उस दिन ऑफिस आए थे? मतलब तुम्हें पहले से ही पता था कि वो निया नहीं मैथिली है? कबीर बोला, दिमाग है तुम्हारे पास, लेकिन कबीर से ज़्यादा नहीं। तुम्हें क्या लगता है मैथिली तुम्हारी बात पर यकीन करेगी? वीर ने कहा, कभी नहीं, वो सिर्फ मुझ पर यकीन करती है, वीर प्रताप सिंह पर, समझे? इसलिए अपनी भलाई चाहते हो तो मुझे छोड़ दो। कबीर, इस बात का जवाब तो तुम्हें कुछ देर में मिल जाएगा और मेरी भलाई की चिंता अब तुम तो बिल्कुल भी मत करो। और सामने गार्ड को देखकर बोलता है, सबको पकड़ लो और बंद कर दो तहखाने में, मैं कुछ देर बाद मिलता हूँ सबसे, उसके बाद होगी कबीर की खातिरदारी। वीर और उसके सारे गार्ड को पकड़कर कबीर के कहे अनुसार तहखाने में डाल दिया गया। कबीर को बस इंतजार था शिवम को सेफ आने का, इसलिए वो अभी मैथिली को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। रात के 2 बजे कबीर की प्राइवेट जेट लैंड हुई। इतनी सिक्योरिटी के बाद भी उसे घेर लिया गया। सैडो बोला, सर कुछ लोग हमारी जेट को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे। कबीर बोला, मार दो सबको, एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। सैडो यस सर बोलकर आदेश दे दिया गोली चलाने का। कुछ देर की गोलीबारी के बाद सबको मार दिया गया। कबीर के भी कुछ गार्ड जख्मी हुए, कुछ मारे भी गए, लेकिन जेट बुलेट प्रूफ थी तो अंदर किसी को कुछ नहीं हुआ और सैडो सबको लेकर कबीर के घर निकल गया। कबीर गेट पर ही सबका इंतजार कर रहा था। सैडो, शिवम और कुछ डॉक्टर नर्स उनके साथ थे। उतरे और कबीर को साथ लेकर अंदर चले गए। सबकी हालत अभी भी ठीक नहीं हुई थी, थोड़ी बहुत भी बोलने में बहुत तकलीफ थी, जिसे देखकर ही समझा जा सकता था। कबीर ने सबके लिए पहले ही हाईटेक रूम तैयार करवा दिया था। सबको व्हील चेयर पर लेकर अंदर हॉल में आए तो मैथिली और स्वर्णा बाहर हॉल में आ गए। मैथिली ने 2 साल बाद अपने दादू को देखा तो जल्दी से जाकर उनसे लिपट गई और रोने लगी। मैथिली को अपने सामने सही सलामत और जिंदा देख उनके भी हाथों में हलचल हुई, लेकिन उठा नहीं पाए। कबीर बोला, मनु देखो दादू ने हाथ हिलाया है, वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, तुम संभालो अपने आप को, अब मैं इन्हें जल्द ही ठीक कर दूंगा। माँ बोलिए ना, शांत हो जाए, मैं इसे रोता हुआ नहीं देख सकता। स्वर्णा ने भी सबको ऐसे देखा तो उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मैथिली के पास गए। स्वर्णा बोली, मैथिली उठो बेटा, अभी सबको आराम करने दो, सब लोग इतना दूर से आए हैं ना, हम बाद में मिल लेंगे सबसे। मैथिली ने अपने दादू को देखा जो लगातार उसे ही देख रहे थे,
लेकिन अभी भी जैसे उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। रुद्र और एलिना भी अब ठीक थे। पूरा ठीक होने के लिए अभी कुछ और इंतज़ार करना बाकी था। कबीर बोला, डॉक्टर कब तक सब लोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे? मैं जल्द से जल्द सबको ठीक देखना चाहता हूँ। डॉक्टर बोले, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या पता अब अपनों के बीच जल्द ही ठीक हो जाएं। कबीर बोला, ठीक है, मैं भी वही चाहता हूँ, किसी भी चीज़ की कमी नहीं चाहता हूँ। कहीं से भी डॉक्टर बुलाना हो तो बुला सकते हो, कुछ भी करो, बस ठीक होने चाहिए। स्वर्णा बोली, कबीर शांत हो जाओ, ठीक हो जाएंगे सब। जब मैं इतने सालों बाद ठीक हो सकती हूँ तो बाबूजी, रुद्र और एलिना भी ठीक हो जाएंगे। तुम दोनों बस इनका अच्छे से ख्याल रखना। सबको बारी बारी उनके रूम में आराम से सुला दिया जाता है और दवाइयों के असर से सब जल्दी ही सो जाते हैं। मैथिली हॉल में बैठी कुछ सोच रही थी। कबीर उसे ऐसे बैठा देखता है तो उसके पास चला जाता है और उसके हाथ को पकड़कर बोलता है, सब जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, बस तुम मेरे पर भरोसा और विश्वास रखना। मैथिली आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है तो कबीर उसे ही देख रहा था। मैथिली बोली, किसने किया ये कबीर? किसने मेरा सब कुछ छीन लिया? मैं जानना चाहती हूँ, कौन है मुझे इस हालत में पहुँचाने का जिम्मेदार? कौन है जिसने मुझे अनाथ बना दिया? मुझे नाम चाहिए उसका। क्या तुम मेरे लिए ये कर सकते हो? कबीर उसको गले लगाकर बोलता है, सब कर सकता हूँ, कुछ भी, तुम इशारा तो करो, बस उसके बाद देखो कबीर उसकी हस्ती मिटा देगा। मैथिली उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। स्वर्णा दूर से उन दोनों को देख रही थी, उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैथिली के सवाल सुनकर फिर अपने आप को संभाला और दोनों के पास गई। स्वर्णा बोली, अब बस करो तुम दोनों ये रोना धोना। तुम लोग ऐसे रो रहे हो जैसे 22 साल पहले रोते थे जब एक दूसरे से दूर जाते थे, और आज साथ होकर भी रो रहे हो। मुझे मेरे बेटे बहू बिल्कुल ऐसे नहीं चाहिए। कबीर मैथिली का चेहरा पकड़कर ऊपर करता है और उसके आंसू पोंछकर बोलता है, अब तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वीर देगा, मैं उसे बोलने पर मजबूर कर दूंगा। आखिर सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? कौन है वो? अब वो खुद अपने मुंह से बोलेगा, वो भी तुम्हारे सामने। फिर तुम्हारा फैसला होगा कि उसके साथ क्या किया जाए। मैथिली बोली, वीर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है वो तो। कबीर बोला, कुछ मत बोलो, बस देखना और समझना, उसके बाद फैसला लेना। भरोसा है ना मुझ पर? मैथिली मुंह बनाकर बोलती है, तुम्हारे पर नहीं, अपने चीकू पर। कबीर बोला, ठीक है तो समझ लो, तुम्हारे सामने तुम्हारा चीकू ही है, बाकी सबके लिए कबीर सिंह शेखावत। मैथिली सामने देखती है तो शिवम खड़ा उसे ही देख रहा था। मैथिली बोली, बैठ जाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास सवाल होंगे, ये कौन है, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, वीर कहाँ है, और भी बहुत सारे सवाल, लेकिन सब एक एक करके पता चल जाएगा, अभी एक साथ मैं नहीं बता पाऊंगी, बस इतना जान लो। स्वर्णा को देखकर बोलती है, एक माँ को खोकर दूसरी माँ है जिसे अब मैं नहीं खो सकती। और कबीर को देखकर बोलती है, और इसके बारे में तुम कुछ मत जानो, बस इतना जान लो, अगर मैथिली जिंदा है तो सिर्फ अपने चीकू के लिए। कबीर उसे फिर से हक कर लेता है और शिवम बोलता है, मुझे कुछ नहीं जानना, बस कल भी मैं आपके साथ था और आज भी हूँ आपके साथ, और आखिरी सांस तक आपका वफादार रहूंगा। 2 दिन बाद कबीर वीर के सामने बैठा था। कुछ दूरी पर मैथिली भी बैठी थी, लेकिन वीर मैथिली को नहीं देख सकता था। लेकिन मैथिली वीर को देख भी सकती थी और उसकी बातें भी सुन सकती थी। कबीर बोला, वीर प्रताप सिंह यही नाम है ना तुम्हारा? और कौन हो तुम? महेंद्र प्रताप सिंह की इकलौती औलाद, यही पूरा परिचय है ना तुम्हारा? मैथिली को यह सुनकर एक जोरदार झटका लगा, क्योंकि कबीर ने तो पहले उसे ये बताया ही नहीं था कि वीर कोई और नहीं बल्कि महेंद्र प्रताप का बेटा है, उसकी पूरी फैमिली के कातिल का बेटा। वीर बोला, कबीर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बातों पर कौन यकीन करेगा? कोई नहीं है, और तुम्हारी कैद से अब मैं जल्द ही निकल जाऊंगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि वीर क्या कर सकता है। कबीर एक तेज घुसा उसके मुंह पर मारता है, जिससे वो थोड़ी देर के लिए चक्कर खाता है और फिर आराम से बैठ जाता है। कबीर बोला, कुछ नहीं कर सकता तू और तेरा बाप, बहुत जल्द तुम दोनों को मैं साथ रखूंगा और तिल तिल कर मारूंगा। जैसे मुझे तड़पाया, मेरी माँ को कैद किया, जैसे मैथिली को तड़पाया, सब कुछ छीना हम दोनों से। अब तुम दोनों की बारी। बहुत हल्के में लिया है तुम दोनों बाप बेटे ने कबीर सिंह शेखावत को। अब पता चलेगा तुम्हें क्या चीज़ है कबीर, और तुम्हारे सामने शादी होगी मेरी और मैथिली की। जिसके लिए तुमने उसका सब कुछ छीना, वो तुम्हारी कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। वीर उसकी बात सुनकर एकदम से बौखला जाता है और चिल्लाकर बोलता है, नहीं, वो सिर्फ मेरी है, वो तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं, समझे? वो सिर्फ वीर के लिए बनी है और वीर की ही बनेगी।
उसको पाने के लिए तो मैंने आज तक उसका साथ दिया, उसका गार्ड तक बन गया, इतना सब कुछ किया, और तुम उसे मुझसे दूर कभी नहीं कर सकते हो। 2 साल तक उसका इंतजार किया, उसे पाने के सपने देखे, और नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सिर्फ मेरी है। कबीर एक और घुसा मारता है और उसका कॉलर पकड़कर बोलता है, वो तुम्हारी नहीं थी, ना है और ना ही कभी होगी, समझा? और अब तू सड़ेगा यहीं पर, सड़ सड़ कर मरेगा, समझा? तब तक मैथिली भी अंदर आती है। वीर जैसे ही मैथिली को वहाँ देखता है जल्दी से बोलता है, मैथिली देख रही हो ना, इसने मुझे बंद करके रखा है, और तुम्हें भी पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोला होगा, इसकी कोई बात मत सुनना, हम जल्द ही बाहर निकल जाएंगे। मैथिली बोली, तुमने मुझे पाने के लिए मेरी फैमिली को मार दिया और सारा इल्ज़ाम कबीर पर डाल दिया। वीर बोला, नहीं, सब कुछ इसने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मैथिली बोली, और कितना झूठ बोलोगे वीर, क्या ऐसी है तुम्हारी चाहत? और अगर ऐसी है तो नफ़रत है मुझे तुम्हारी चाहत से, और तुम मुझे कभी नहीं पा सकते। मैं कल भी कबीर की थी और आज भी उसकी हूँ, और हमेशा सिर्फ और सिर्फ कबीर की ही रहूँगी। वीर बोला, मैथिली तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, इतने लोगों को तुम्हारी वजह से मैंने मारा, अपने दोस्त तक को भी मैंने मार दिया, और तुम मुझे ऐसे धोखा नहीं दे सकती, बिल्कुल नहीं। मैथिली उसे खींचकर एक तेज झापड़ मारती है और कॉलर पकड़कर बोलती है, तुमने सब कुछ छीन लिया मेरा, सब कुछ, और अब मैं तुम दोनों बाप बेटे को तड़पना देखना चाहती हूँ, और मेरी ये इच्छा कबीर ज़रूर पूरा करेगा। मैं तुम दोनों को उसके हवाले करती हूँ, मुझे यकीन है उस पर कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा दर्दनाक सज़ा अगर कोई है तो वो तुम दोनों को ज़रूर देगा, मेरे एक एक आंसू का बदला लेगा। और वैसे ही उसे छोड़कर बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद कबीर भी बाहर आता है और मैथिली को लेकर घर आ जाता है। 3 दिन बाद महेंद्र प्रताप के सारे ठिकानों को पुलिस ने पकड़ लिया। कबीर महेंद्र प्रताप को भी लाकर वीर के साथ ही रख देता है, जिससे दोनों को एक साथ एक दूसरे को देखकर समझ आए कि दूसरों को तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है। मैथिली अब स्वर्णा और कबीर के साथ सबकी पूरी देखभाल कर रही थी, जिससे अब सब जल्दी ही रिकवर कर रहे थे। 6 महीने बाद आज कबीर और मैथिली की शादी थी, क्योंकि सब लोग ठीक हो चुके थे। तो अब बस और देर ना करते हुए दोनों की शादी का निर्णय लिया गया। ज़्यादा लोग नहीं थे, बस घर के लोग ही शामिल हुए थे। मैथिली को तैयार करके स्वर्णा और एलिना लाकर मंडप में कबीर के पास बैठा दिए। पंडित जी ने मंत्रों और 7 फेरों के साथ ही दोनों की शादी संपन्न करा दिया और बड़ों का आशीर्वाद लेने को बोल दिया। दोनों ने दादाजी और स्वर्णा का आशीर्वाद लिया और अंदर आए। एलिना ले जाकर मैथिली को कबीर के रूम में छोड़ दी और ऑल द बेस्ट बोलकर बाहर चली गई। कुछ देर में कबीर रूम में आया तो मैथिली उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कबीर बोला, मैथिली कहाँ हो यार, अब ये छुपन छुपाई नहीं, अब मुझे ये गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैथिली चेंज करके बाहर आई। रेड फुल बॉर्डर साड़ी, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, एकदम परफेक्ट थी जैसा कबीर ने सोचा था। कबीर बोला, तुमने चेंज क्यों किया, मुझे देखना था तुम्हें उसी कपड़े में। मैथिली बोली, अच्छा तो खुद ही पहन कर देख लो, इतना भारी था और कैसे कैसे मैंने उसे 6 घंटे पहने हैं वो मुझे ही पता है। कबीर बोला, कोई बात नहीं, तुम मुझे इसमें भी उतनी ही अच्छी लगती हो, और आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लेता है। मैथिली बोली, लेकिन मैं तुम्हें कबीर तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी। कबीर बोला, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी बोल सकती हो। मैथिली बोली, तो बंदर बोलूँ? कबीर बोला, क्या? बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत। मैथिली बोली, ठीक है, तब कुछ और सोचती हूँ। कबीर उसे बेड पर लेटाकर बोलता है, ठीक है, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूँगा। मैथिली बोली, क्या अपना अपना क्यों, अब हम दोनों एक हैं तो दोनों एक ही काम करेंगे। कबीर बोला, ठीक है, तो तुम मेरा साथ दो, बोलकर उसके होठों को लॉक कर देता है। दोनों अब अपने लाइफ के अगले पड़ाव पर निकल जाते हैं। आज दोनों खुश थे, सब कुछ खोकर, सब कुछ तो नहीं, लेकिन जो था वो भी दोनों के लिए किसी अनमोल खजाने से कम नहीं था। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ।